तो भैया आप सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक हमारे अतीत इतिहास भाग 1 है कक्षा 6 से। तो इसको हम भाई अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है भैया, आज से शुरू करते हैं हमारी बुक। ठीक है, एक बार हम जो हमारे लेसन हैं उनको देख लेते हैं। भैया क्या, कब, कहाँ और कैसे अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री, नई साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें हमारा क्लास 6 में 6 लेसन और 11 लेसन है, 11 लेसन है। तो हम उनको आज समझेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, फर्स्ट लेसन हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसको आज शुरू करते हैं कि रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है भैया, एक लड़की है इसमें जो हेडलाइन शुरू करते हुए इस लेसन को शुरू करते हुए दिखाया गया है ताकि इसमें हमारी रुचि बन सके। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। सोचने लगी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले। भाई सोचने लगी कि इतने साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता लगाया जा सकता है। तो उसी को कैसे पता लगाए, आगे बढ़ते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। ठीक है बात है भाई, कल क्या हुआ हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी कि भाई जिसको उस पिछले साल जो बात हुई है उसका पता हो, हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है भाई कि बहुत साल पहले, कई साल, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ, इसका पता कैसे लगाए। तो अभी अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा है कि क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में, क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, भाई भोजन क्या था उसी में का, कपड़े कैसे कपड़े पहनते थे, भाई कपड़े किस तरह के थे, कौन से डिजाइन थे, क्या पहनते थे क्या नहीं, किस तरह के घरों में, भाई घर किस प्रकार के बने हुए थे। हम आखेट को यानी कि शिकार, आखेट होता है भाई शिकार। ठीक है, पशुपालकों, जो पशु पालते थे कौन से पशु थे, कृषकों के बारे में, किसानों के बारे में, शासक यानी राजाओं के बारे में, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही नहीं हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेलते, जैसे भी बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो खेल खेलते हैं। ठीक है, उस समय पर कौन कौन से खेल खेलते थे, क्या खेल खेलते थे, हम इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, भाई अभी हमारे नाना नानी का हमें कहानी सुनाते हैं, तो उस समय पर बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनते थे, क्या कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ये मनोरंजन के लिए हो गया। ठीक है भैया, तो उसका भी पता हम लगाएंगे इसी तथ्य के बारे में। एक यानी कि बस स्रोत मिले जो हम उन स्रोतों से जानकारी एकत्रित करेंगे। लोग कहाँ रहते थे, अभी भाई क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, कि मानचित्र 1 में पृष्ठ 2 पर है भाई जो हमारा मानचित्र इसके अंदर दिया है बुक में, हम वो देखेंगे। नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी, ठीक है, उसका पता लगाना है। इस नदी के तट पर रहते थे भाई लोग, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के किनारे, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, यहीं से मान लेते हैं कि हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि वह जो वस्तुओं को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि जो जंगलों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में उनको जानकारियाँ थी। 1 मिनट भाई मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मैंने फ़ोन में ध्यान नहीं दिया, अब ठीक है। जो आसपास के लोग जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि उस समय भाई क्या क्या चीज़ हैं जंगल में, क्या क्या जानवर थे, उनके बारे में उनको सभी जानकारी थी। अपने भोजन के लिए वे जड़, फूलों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे, यानी कि भाई वो जड़ों को इकट्ठा करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, जंगल के जो भी उत्पाद मिलते, जो वस्तु मिलती थी उनको वो एकत्रित करते थे और जानवरों का शिकार या खेत करते थे।
तो भैया ये आ गया हमारा मैप। ठीक है, अभी इसमें हमें कौन सी नदी हमारी नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी का पता लगाना है। ये रे भाई, ये हमारी नर्मदा नदी, यानी कि भारत के बीच में। देखो भैया, ये हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहीं पर सर्वप्रथम लोगों ने रहना शुरू किया था। अभी ऊपर दिखाई दे रहा, हाँ हाँ दिखाई दे रहा भाई। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। भाई उत्तर पश्चिम में एक तो सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ, ये देखो भाई, ये किरथर पहाड़ियाँ, ये सुलेमान पहाड़ियाँ, दिखाई दे रहा है, अभी दिखेगा। ये देखो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये किधर आ गया भाई, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में चले गए। यानी इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे, देखो भैया, यहीं पर हमारा जो मेहरगढ़ है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में हो गया मेहरगढ़, बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। ठीक है, जहाँ पर सर्वप्रथम किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं हमें, गेहूँ और जौ। हाँ अब ठीक है भाई, यहीं से सर्वप्रथम हमें गेहूँ जैसी फसलों के उपजान आरंभ किया। कहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। कहाँ पर, बलूचिस्तान, वहाँ पर मेहरगढ़, सर्वप्रथम जहाँ से हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरी गाय भैंस जैसे पशु पालतू बनाना शुरू किया। किस चीज़ को, भेड़ को, बकरी को। और सर्वप्रथम इंसान ने, आपको पता ही होगा, कुत्ते को, हमारा जो कुत्ता है ना, उसको सर्वप्रथम क्या बनाया था, अपना पालतू पशु बनाया था। लोग गाँव में रहते थे उस समय, शायद शहर नहीं बसे थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में, देखो भैया उत्तर में गारो पहाड़ी है, ये रही हमारी। ठीक है भैया, ये हो गई हमारी गारो पहाड़ियाँ। और मध्य भारत में आ जाती हैं ये हमारी नर्मदा नदी हुई, और नर्मदा नदी के ऊपर ही विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है भैया, पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का तो विकास हुआ, ठीक है, परंतु यहाँ पर सर्वप्रथम चावल उपजाए गए। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये विंध्यवाड़ी है, इनके उसके उत्तर में, यानी कि ऊपरली साइड ही, यहीं पर सर्वप्रथम क्या, चावल खाते हो ना जीरी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। भाई ये हमारा मानचित्र है, फिर से हम इसे देख लेते हैं। ये हमारा मानचित्र, ये सिंधु और इसकी सहायक नदी आ रही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है भैया, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यहीं पर आरंभिक नगर यानी नगरों की शुरुआत कहाँ पर हुई, यहीं से हुई। दिखाई दे रहा है, क्या करें यार। भैया बिना सामान के भी शुरू कर तो दिया, देखते हैं निभा पाते हैं कि नहीं। अब ठीक है, ये रहा, अब ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ भाई। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि जो हमने ये पढ़ी है ना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है भैया, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर कब फले फूले, 4700 वर्ष पहले। देखो भैया, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग, भैया सर्वप्रथम 4700 वर्ष पहले तो सिंधु नदी के किनारे, और जब हमारी है ना गंगा नदी हो गई और समुद्र तट हो गए यहाँ पर 2500 वर्ष पहले। भाई ये बात नोट करने की है। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। सोन नदी देखी थी ना हमने, दोबारा देख लेते हैं। सोन नदी भी वहीं पे है, दिखा देते हैं फिर भी। ये रही भाई हमारा सोन नदी। सोन नदी यहीं पर गंगा नदी के दक्षिण में स्थित नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था, मगध, यानी कि वर्तमान में बिहार। देखो भैया, जो ये सोन नदी है, ये सेंटर में दिखाई गई है भारत के, परंतु उस समय यहाँ पर क्या था, मगध, यानी जो अभी प्रेजेंट में बिहार में है ना, वो पूरा फैला हुआ था। उस समय पर हमारा मगध है ना, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं
जो अभी आगे में हाथ सोख के पड़ेगा ना, उसके अंदर अभिलेख है, वो अभिलेख बताता है कि हमें यहाँ तक उसका राज्य फैला हुआ था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है, कि लोग उस समय भी यात्रा करते थे एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि भैया पहाड़ों को पार करना पड़ता था, पर्वतों को, पहाड़ियों को, रेगिस्तान, नदियों में उफान आ जाता था, समुद्रों को पार करना पड़ता था। तो इस कारण जो यात्रा थी बहुत ही जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। जोखिम तो था परंतु असंभव नहीं था, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। अंत कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से अभी भी हम जाते हैं, ठीक है भैया। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ पे लोगों ने प्रस्थान कर दिया, ठीक है, फिर वापस चले गए पानी कम होते ही। वैसे ही भी जैसे यात्रा अभी हम रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं। कभी कभी सेनाएं, एक मिनट भैया कहाँ पे चले गए, कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए, यानी जैसे भाई अभी हमारे बाबर आए थे, वो कहाँ से आए थे, परगना से आए थे, उन्होंने भारत पर, यानी कि वो उस समय भी सेनाएं जो बाबर आए थे अपनी सेना लेकर आए थे कहाँ पर, भारत में, ठीक है भैया। इसके साथ अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में भी तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। क्योंकि यात्राएं कौन कौन करते थे भैया, या तो रोजगार के लिए करते थे, ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया, या फिर प्राकृतिक आपदा थी तो उसके बचाव के लिए भी यात्रा करते थे। सेनाएं, एक राजा अपनी सेना के साथ भी यात्रा करता था ताकि वह दूसरे क्षेत्रों को जीत सके, और साथ में व्यापारी करते थे बहुमूल्यवान वस्तुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते थे। और धार्मिक गुरु क्या होता है जी, वो धर्म की शिक्षा देते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग एक या और रोचक स्थानों की खोजने के लिए, देखिए कई लोग होते हैं जिज्ञासु, उनको नई नई चीज़ें, नई नई जगह खोजनी होती है, तो उसके लिए भी अपनी इच्छा को शांत करने के लिए भी वो यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अभी हम यात्रा करते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ के विचार हम ग्रहण करते हैं, हमारे विचार वो ग्रहण करते हैं, ठीक है भैया। एक पहले हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक ऊपर तथ्य दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं भैया। दिखा नहीं ले रहा, अरे यार एक मिनट भैया, एडजस्ट नहीं हुआ मेरा फ़ोन, हो गया। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये पढ़ रहे हैं भाई, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है, ठीक है भैया। दक्षिण एशिया एक ऐसा छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन विशाल तथा बाकी एशियाओं से समुद्र, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उप महाद्वीप कहा जाता है भैया। तो ठीक है भैया, इसमें जो दी ना पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये क्या है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। एक है भैया मानचित्र पर दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे, मानचित्र पर गंगा नदी की सहायक नदी यमुना पता लगाओ। यमुना हमारे प्रदेश हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। इसके पश्चिम मैदानों में बहुत से ऐतिहासिक नगर विकसित हुए हैं, कि भाई हमारे हरियाणा में जो यमुना नदी है ना, इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो उनके भी हमारे हरियाणा के विकास में, नगरों और बस्तियों के स्थापना में इसकी अहम भूमिका रही है। एक मिनट भाई आगे निकाल लेते हैं, ओह पीछे रह गया अपना, ये रह गया। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए, पहाड़ियों, पर्वतों, अरे यार एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए, पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्रों इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखो भैया, जो दक्षिण में है समुद्र हो गए, ऊपर पहाड़ है, पर्वत हैं। एक मिनट देख लेते हैं हमारे मैप को, देखो भैया इधर तो दोनों साइड क्या है, पानी है। इधर देखो गारो पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र बना रही है। इधर किरथर सुलेमानी की पहाड़ी है, ये भी एक सीमा बना रही है। ये कि प्राकृतिक
जो सीमा तय कर रही है। कौन कर रहा है तय? यही कर रही हैं। देखो भाई, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक यानी जो हमारा भारत देश है ना, इसके लिए प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते, एक मिनट भैया, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं होता है, जिन्हें ऐसा चाह वे ऐसा कर सके। वैसे तो भाई समुद्र को पार करना, पहाड़ियों को, पर्वतों को पार करना आसान नहीं होता, परंतु जिन्होंने मन में ठान लिया वो कर जाते हैं, उसको पार कर सकते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर बाहर से दूसरे देशों से लोग आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। हाँ, क्या करें यार, प्रॉब्लम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को क्या बताएं। मुझे लगता है तो हमारी वीडियो ज़्यादातर इसका फ़ोन सेट करने में चली जाएगी। अगली बार अच्छे से तैयारी करेंगे भाई। किया 100 वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, यानी कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी कि जहाँ पर भी हम कहीं जाते हैं, वहाँ पर जो हमें नए विचार, नई जानकारी मिलती है, उसको हम एकत्रित करते हैं। देश के नाम, जो अब भारत देश है सभी जानते हैं, तो इसका नाम कैसे पड़ा, ये भी एक रोचक कहानी थी, तो इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे भैया। अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडस को सिंधु कहते हैं। ठीक है भैया। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। जो हमारा विश्व का नक्शा है ना, उसके अंदर में ईरान, अफ़गानिस्तान के ऊपर है, और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, यानी कि लगभग जो भाई 2500 वर्ष पहले हमारा जो देश का नामकरण है वो हुआ। कि इन्होंने किया, यूनानियों ने किया और ईरानियों ने किया। कैसे किया? जो यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, मतलब सिंधु नदी है ना जो हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में हमारी, ठीक है, उसको इंदोस क्या कहा? हिंदोस। तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है भैया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता है, परंतु उस समय पर एक छोटे से क्षेत्र के लिए ही किसका? भारत का प्रयोग किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में, सर्वप्रथम ऋग्वेद की जो कृति है, पुस्तक है, या फिर भाई हमारी पांडुलिपि तो नहीं कहेंगे यार, जो महाग्रंथ है, इसकी जो रचना हुई वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व। यहीं पर हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में। जी हाँ, एक मिनट भैया, पहले हम जो हमारा ताड़पत्र दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। ये देखो भैया, दिखाई दे रहा है। ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक दृश्य है पृष्ठ। भाई ये पांडुलिपि हमारी, ये देखो, ठीक है, पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, वो दिया हुआ है। पहले हम पढ़ लेते हैं पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? हाथ से लिखित। ठीक है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। और एक पांडुलिपि के बारे में यही भी है, पांडुलिपि जो कागज़ पर लिखी जाती है, ठीक है, साल के पेड़ों पर लिखी जाती है, बुर्ज के पेड़ों पर और कपड़े भी लिखी जाती है। पांडुलिपि उसे कहा जाता है जो लगभग 75,000 वर्ष से 75 साल से पुरानी हो। 75 साल से पुरानी हो। ठीक है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये किससे बनी है? बुर्ज के पेड़ से। जो बुर्ज का पेड़ है ना, उसकी छाल से इस पांडुलिपि का निर्माण किया गया भैया। अतीत के बारे में कैसे जानें? अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट भैया देख लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं भाई, कई तरह से, कई प्रकार से हम हमारे अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जी हाँ, हमें अभी भाई खोज करनी पड़ेगी, मुझे खोज नहीं यार,
ढूंढना पड़ेगा। जो हमारी किताबें थी पुरानी उनको, ठीक है, पुस्तकों को ढूंढना पड़ेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण, यानी कि हाथ के द्वारा लिखी जाती थी, इसलिए इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट, क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, लैटिन शब्द मेनू, क्या है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। मेन्यू का क्या अर्थ है भैया, हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र से में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इसमें ही पढ़ा था हमने, कहाँ पे मिली है, जो हिमालय में कौन सा पेड़ पाया जाता है, बुर्ज का पेड़, और उसकी छाल पर। और भैया जो पांडुलिपि है ना, वो कागज़ पर भी लिखी जाती हैं, ठीक है, कपड़े पे भी लिखी जाती हैं, और साथ साथ में हिमालय का पेड़ नहीं है बुर्ज, इसकी छाल पर लिखी जाती है, ठीक है। अभी पांडुलिपि के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ठीक है भैया, दीमक लगती है ना पेड़ के, तो उन्होंने क्या किया, इनको पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया, खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हुई है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहार क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, उनके लिए जो पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी, वो होते थे हमारे विहार, ठीक है भैया। मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। इन पांडुलिपि से हमें क्या जानकारी मिलती है, देखो भाई, एक तो मिलती है हमें धार्मिक मान्यताओं का, जो धार्मिक लोग क्या व्यवहार करते हैं उनके बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, और उस समय पर जो नई नई खोज हुई, जो नई नई विज्ञान के द्वारा रचना की गई, उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत महाकाव्य कौन से हैं भैया, हमारे भारतीय दो प्रमुख महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। सॉरी भैया, थोड़ा गलत कर गया मैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक। उस समय की प्रमुख भाषा थी, सर्वप्रथम थी संस्कृत, उसके बाद थी प्राकृतिक, उसके बाद थी तमिल। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए किया जाता था। एक मिनट भैया, अब ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते थे भाई, पहाड़ों, अभिलेख यानी कि बड़े बड़े चट्टानों या धातुओं पर उनको भाई जैसे छीनी हो गई, ऐसे ठोक ठोक करके उनके ऊपर रचनाएं लिखी जाती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अथवा धातु जैसी, अच्छा, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि पत्थर हो गए, धातुएं हो गई, उनके ऊपर भाई कारीगरों के द्वारा जो शब्द थे वो उत्कीर्ण किए जाते थे, उनके ऊपर बनाए जाते छीनी व हथौड़े की सहायता से। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को उसके इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। देखो भैया, ज़्यादातर तो जो बड़े बड़े लोग होते थे, पहले तो राजा ही आते हैं, वही अभिलेख लिखवाते थे, क्योंकि जिनके पास पैसा था वही वो काम करवाते थे। अपने जो उनके नियम होते थे, कानून थे, उनको छपवाते थे। और साथ साथ में जो बड़े बड़े सामंत होते थे, साहूकार होते थे, उनके द्वारा भी कभी कभी इन अभिलेखों का निर्माण करवाया जाता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि भाई इनके ऊपर भाई इस राजा ने जो अपने राजा में अभिलेख करवाएगा, भाई हमारे राजा के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र जीते गए, उसके द्वारा कैसे युद्ध किया गया, उसने अपने युद्ध में कैसे नियम बनाए, उनके बारे में लिखा जाता। क्या तुम बता सकती हो कि हम कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अभी भैया हमें इसमें ये बताना है कि जो लेख लिखवाए जाते थे उसमें क्या क्या समस्या थी और उनके फ़ायदे क्या थे अगर लेख करवा दिए। देखो भैया, एक तो फ़ायदा यही है कि धातु या पत्थर पर बनाए गए अभिलेख अभी तक नष्ट नहीं हुए, उसकी जानकारी हमें मिल रही है, जहाँ से हम हमारा इतिहास बना रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पहले भाई ये छोटा सा
तथ्य दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान, ये चीज़ है ना, मैंने पहले बताया था ना भाई, जो मगध राज्य है कहाँ तक फैला था, अफगानिस्तान कंधार तक फैला हुआ था। ये अभिलेख मिला भाई, किसका? अशोक का। मगध राज्य पे इसने शासन किया था ना। हाँ लगभग, एक मिनट भैया, अब ठीक है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। कान वर्तमान जो अफगानिस्तान है ना, उसके कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम जो हमारी इसी पुस्तक का लेसन 8 है ना, मगध साम्राज्य, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें ये जानकारी मिलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो लिपि है अक्षरों अथवा संकेतों से, बस लिपि क्या होता है? जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं वो लिपि तो है। बस लिखना, लिपि यानी कि लिखना सार्थिक भाषा में, सार्थिक शब्दों में। जो हम लिपियाँ लिखते हैं ना, वही क्या है? लिपि है। तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अराइमेक नामक 2 विभिन्न लिपियों भाषाओं में है। यानी कि जो अभिलेख लिखा हुआ है ये कौन सी भाषा में जो हमें कंधार से प्राप्त हुआ है? एक तो अराइमेक है और एक यूनानी। ठीक है भैया, इन 2 भाषाओं में ये लेख मिला है। अब ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई जाती थी। भाई अनेक वस्तुएं बनती थी जो प्रयोगों में लाई जाती थी। उनकी जानकारी कैसे मिली? उनसे हमें हमारा इतिहास कैसे बना? इतिहास का जारी हमारे अतीत की जानकारी कैसे मिली? अभी पढ़ते हैं। उसके लिए पुरातत्वविद, जी हाँ पुरातत्वविद, ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थरों, ईंटों से बनी इमारतों के, भाई जो हमारे है ना देश के पुरातत्वविद जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने भाई इसकी पिता, पुरातत्वविद का पिता कलिंगम, अलेक्जेंडर कलिंगम। एक मिनट भैया लिख देते हैं। लिखना क्या है यार, याद कर लेना। एक मिनट, यहीं पर लिख देते हैं। दिखाई दे रहा है। ले भैया, अपना पेन ही चलना बंद हो गया। भैया पेन ही नहीं चल रहा है, क्या करें यार अपना, मेरे पास तो और पेन भी नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम, सॉरी भैया अपना पेन रस कर दिया तो। ठीक है भैया, अलेक्जेंडर कनिंगम पुरातत्वविद के पिता कहे जाते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ का वो अध्ययन करते हैं भैया, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। भाई जो हमें, भाई जैसे हमें आभूषण मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, जिससे हम अपना इतिहास बना सकें, उसकी भी वो क्या करते हैं? खोज करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसी तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। भाई ये तत्व थे ना, क्या क्या क्या? जैसे पत्थर हो गया, पक्की मिट्टी हो गई, धातुओं से जो बनी वस्तुएं होती थी, जो तत्व होते थे, वो नष्ट ही नहीं होते थे, जिनसे हमें आज जानकारी मिल रही है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा भैया, अभी बताते हैं कि हम क्या खाते थे। ठीक है, इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के कुछ टुकड़े जल जाते तो उनके जले हुए रूप बचे रहते थे। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? सोचने की बात है भाई, क्या उस समय पर जो पुरातत्वविद थे उनको कपड़े के अवशेष मिले हैं? मिले होंगे, क्योंकि तब उस कपड़े से ही पता चला है कि कपास की खेती भी होती थी। कपास से बना कपड़ा एक जगह मिला हुआ है। एक ऊपर फैक्ट दिया हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं। बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये पात्र हो गया अपना, क्या है, एक मिनट भैया दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अभी ठीक है। बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएँ एक पुराना देखो भैया, जो मटका दिखाई दे रहा है आपको,
अपन देसी भाषा में गड़ा कहते हैं, पैंडा। ये दिखाई दे रहा है, ये 47 वर्ष पूर्व इसका पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अभी ये 2 सिक्के दिए हुए हैं, इन हाथ सिक्के कहते थे। इन सिक्कों, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न है? जो आज के समय में हमारे सिक्के दिखाई दे रहे हैं उसमें और इसमें कितना फ़र्क मिलेगा, मिलाकर देखना कभी। पांडुलिपियों, अभिलेखों, देखो भाई पांडुलिपि के बारे में पता चला गया, हाथ से लिखित होती है। अभिलेख जो पत्थर व धातुओं पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। और पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। से ज्ञात जानकारी के लिए हमें इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या? स्रोत शब्द का, जी हाँ। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, उसके बारे में हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते रह जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, उस जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो हमें स्रोत मिले हैं, जो हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमें धातुएं मिली है, उनका प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं ताकि इतिहास का निर्माण हो सके। जी हाँ। अतीत एक या अनेक। अतीत क्या होता है भैया? एक नहीं हो सकता। एक अतीत क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए हैं। ये 4700 वर्ष पहले के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, 2500 वर्ष पहले के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये क्या बता रही है? ये एक समय के नहीं है। अतीत क्या है? बहुत। अतीत के बारे में अनेक अनेक जानकारी है, ये बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं हम अतीत का, ठीक है। पढ़ते हैं भी आगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में क्यों किया गया? बहुवचन के रूप में अभी आगे पढ़ेंगे। प्रयोग किया गया है ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समय के लोगों के लिए इस अतीत को अलग अलग मायने थे। यानी जो लोग थे, अलग अलग लोगों के लिए अतीत के अलग अलग क्या थे? मायने थे। अब ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा अथवा उदाहरणों के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर, देखो भैया ये अभी जो आज का ना उसके बारे में बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए आज कह रहे ना, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, क्योंकि आज में देखो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम देख रहे हैं, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? मछलियों को पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, फल व फूल को संग्रह कर रहे हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं। परंतु हम शहरों में क्या देखते हैं कि वो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर है, अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर है, यानी किसानों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। उस समय जो शासक होते थे अपना लेखा जोखा, यानी कि जो कवि होते थे उनके बारे में लिखते थे, उनकी जानकारियाँ एकत्रित करते रहते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि देखो भैया, हम जो शासक होते थे उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि उनके कवियों के द्वारा उनके ऊपर लिखी जाती थी। कुछ शासक भी खुद भी एक रचनाकार होते थे, अपने बारे में कविताएँ लिखते थे, स्रोतों का नहीं यार, पुस्तकों का निर्माण करते थे, ठीक है। परंतु जो मजदूर हो गए, शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक, कृषक तथा अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था। वो अपना भोजन ही पूरा कर ले, उसी में उनका जीवन है वो बीत जाता था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन की जानने में मदद मिलती है, ये पुरातत्व के बारे में, क्योंकि जो वस्तुओं का प्रयोग करते थे उनके हमें साक्ष्य मिले हैं, वो वस्तु मिली हैं, उसी से तो हमें इसकी जानकारी मिली है कि वो भी काम करते थे, वो क्या क्या करते थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, उसकी जानकारी हमें मिली है।
एक मिनट भैया, हाँ ठीक है ठीक है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब अभी पढ़ेंगे भैया, हमारी तिथियाँ, ठीक है, इसके बारे में हमारी जानकारी निकालेंगे। इसके बारे में आगे भी दिया, पहले हम इसका नॉर्मली पढ़ लेते हैं। अगर कोई तिथि, एक मिनट भैया थोड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। अगर कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे, ठीक है। अगर कोई पूछे बस तारीख पूछे तो हम उसके बारे में, जैसे कि भाई इस समय पर बस तारीख क्या है, माह क्या है, महीना कौन सा है, वर्ष कौन सा है, जैसे कि बस 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसाई धर्म की स्थापना जो किसी ने, ईसा मसीह ने की थी, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, यानी कि मान लेते हैं जो ईसा मसीह का जन्म है यहाँ पे हुआ है, अभी हम 2000 कह रहे हैं ना, तो ये 2000 यहाँ पे आ गया, यानी कि 100 आया, 200 आया, 300 आया, 400 आया, 500 आया, 2000 तक आने में इतना समय लगा है, ठीक है भैया। यानी कि इसके जो ईसा मसीह है ना, इसका जन्म हो गया ईसा मसीहा, तो इसके जन्म के 2000 वर्ष बाद, जो आज की हम डेट कहते हैं, अगर 2000 कहते हैं ना, तो ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद, जन्म के बाद, जी हाँ। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। भैया हमारी ये बुक है जो कंप्लीट होने वाली है जल्द ही, अभी पढ़ते हैं। ये देखो भैया, इसके ऊपर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसी को पढ़ेंगे। इससे हमें जो हमारी ईसा मसीह है ना, इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये तारीखों का क्या फंडा था। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। जो BC है ना, जब BC में भाई 2000 BC पूर्व, BC मिला लिखा जाता है, ईसा पूर्व लिखा मिलता है, उसका क्या मतलब है, यानी कि BC को बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व को ईसा पूर्व, यानी आधा लिखा हुआ है, इसमें पूरा लिख दिया, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले AD, यानी कि एनो डोमिनी आगे लिखा हुआ है, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह दो शब्द कौन से लैटिन है, एनो डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन, पहले तो हम ईसा मसीह लेते थे, अभी जैसे हमारे हमसे ले लेते हैं भाई, हम ईसा मसीह को क्यों माने, उन्हीं के जो डेट है उन्हीं की डेट से क्यों माने, उनके जन्म से क्यों माने। तो उसके लिए NCERT ने जो भाई इन्होंने देखा सोचा, तो उसके बाद क्या काम शुरू कर दिया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, इसको शुरू कर दिया। अब हम इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, ठीक है भैया। जो यह ना कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा है, इसका प्रयोग सभी देशों में कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में, ये नोट करने का तथ्य है भाई, भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP बदल के बाद BP अक्षर का प्रयोग हो जाता है, जिसका बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से है। BP का अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है, तात्पर्य क्या है, बिफोर प्रेजेंट। दिखाई तो दे रहा है, ठीक है ठीक है। अभी थोड़ा अन्यत्र में दिया हुआ है। ओए होए गया वो फोन अपना, सॉरी भैया, फ़ोन गिर गया अपना। इसको ही पढ़ लेते हैं एक बारी जल्दी जल्दी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तर पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। इनमें से कोई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है, ठीक है भैया। उस समय जो भाषा लिपि थी वो अलग थी, जैसे पहले संस्कृति, पाली, अपभ्रंश, हिंदी भाषा का कितना विकास हुआ है, तो उस समय भी जो संस्कृत भाषाएं थी, लिपियाँ थी, उनका भी अपना
विकास हुआ, उनमें भी बदलाव हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि भाई इतिहास में क्या लिखा गया, उसकी जानकारी जो लिखा गया ना वह अज्ञात थी हमारे लिए, परंतु कुछों के द्वारा पढ़ा गया तो उसके बारे में वो जानकारी एकत्रित की गई और उसी से जो हमारा इतिहास है बनाया गया। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अभी हम मिस्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसकी कहानी है। हाँ, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। किस नाम का? रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में लिपियों, यानी 3 भाषाओं और लिपियों में यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस, यानी कि भाई इसमें क्या दिखाया गया कि जो राजा रानी के नाम है ना वे एक फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की सामर्थ्य ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह एक अक्षर के लिए शेर, एक अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एक बार जब इन्होंने यह ज्ञान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ा जा सकता है। देखो भैया दिखाई हुई, ये देखो लायन L M, ये I के लिए हो गया, ये H के लिए हो गया। बस जैसे हमें पता चल जाता है कि इनके लिए क्या क्या अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो हम उन लिपियों को, उसके जो अभिलेख मिले हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं, हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। फैक्ट भी पढ़े क्या? फैक्ट कुछ नहीं है भाई, जो हम पढ़ गए हैं ना वही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।